प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड दर्शन शास्त्र में तर्कशास्त्र के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे थे। निगमन पाठ के संदर्भ में जैसा कि हम जानते हैं कि निगमन पाठ में सामान्य से विशेषों की ओर जाते हैं, यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर की बात हम करते हैं। और निगमन पाठ के अंतर्गत जो हमने सामान्य रूप से निरपेक्ष न्याय वाक्यों की चर्चा हमने की, निरपेक्ष न्याय वाक्य के प्रकारों के संदर्भ में, गुण और परिमाण के संदर्भ में, पद व्याप्ति के संदर्भ में, परंपरागत विरोध वर्ग के संदर्भ में, अन्य अव्यवहित जो अनुमान है उसके संदर्भ में, और उसके बाद में जो है मानक निरपेक्ष न्याय वाक्य जो आर्गुमेंट का रूप है, युक्ति का रूप है, उसे वेन आरेख के द्वारा वैधता और अवैधता किस प्रकार किया से वैध और अवैध किस प्रकार से किया जा सकता है, वो वेन आरेख पद्धति के द्वारा सरलीकरण समीकरण के माध्यम से समझाने का प्रयास निगमन के अंतर्गत किया है। और उसके बाद में जो है नियम और तर्क दोष, रूल्स एंड फैलेसीज के संदर्भ में पिछले वीडियोज में आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। निगमन पाठ के अंतर्गत हम धीरे धीरे जो है आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद में आगमन का पाठ शुरू होगा, जो लगभग एक या दो चैप्टर जो है शेष है, जिसमें हम निगमन पाठ देखेंगे। और अब जो निगमन पाठ शुरू हो रहा है उसमें हम सिंबॉलिक लॉजिक की बात करेंगे। सिंबॉलिक लॉजिक जो प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र के रूप में हम जानते हैं। देखिए, अब तक हमने जो बात की थी वो युक्ति के संदर्भ में की थी, वाक्यों के संदर्भ में की थी। उन युक्तियों के संदर्भ में कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती है कि हम निष्कर्ष को निकालने में बहुत सारी कठिनाइयों को महसूस करते हैं। हमारे सामने बहुत सारी कठिनाइयां उपस्थित हो जाती है, जिसके कारण निष्कर्ष को निकालना बहुत मुश्किल, बहुत कठिन हो जाता है। बहुत लंबे सेंटेंस हो जाते हैं, बहुत सारे आधार वाक्य हो जाएंगे, और बहुत सारे आधार वाक्य जब हो जाते हैं तो निष्कर्ष को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस कठिनाई से बचने के लिए, उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए 18वीं 19वीं शताब्दी में बहुत सारे तर्कशास्त्री हुए जिन्होंने सिंबॉलिक लॉजिक की बात की है। सिंबॉलिक लॉजिक का जो चर्चा जो जॉर्ज बूल के द्वारा प्रारंभ में जो देखने को मिला था कि मानक निरपेक्ष न्याय वाक्य का समीकरण किया गया, उनका जो है नामकरण करने का प्रयास किया था, उस परंपरा को आगे बढ़ाने का जो महत्वपूर्ण कार्य किया है जॉर्ज व्हाइट हेडेड के द्वारा किया गया है, जिनका ये कहना है कि इन कठिनाइयों से बचने के लिए या हम युक्ति को सरलतम तरीके से निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए हम सिंबल का प्रयोग करेंगे, प्रतीक का प्रयोग करेंगे, और प्रतीकों के माध्यम से बहुत आसानी के साथ में बहुत कम समय में हम निष्कर्ष को स्थापित करने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र का जो महत्वपूर्ण योगदान जिन्होंने देने का प्रयास किया, जिनमें जॉर्ज व्हाइट का नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र के अंतर्गत सबसे पहले हम वाक्यों के संदर्भ में बात करेंगे, फिर सत्यता मूल्य के बारे में बात करेंगे, फिर संयोजन जो आपका जो है सत्यता फलन है उसके बारे में बात करेंगे, और फिर उनके कनेक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली जो बात हम करेंगे कि वाक्य, तर्कशास्त्र में जो वाक्यों की चर्चा देखने को मिलती है, चाहे वो सिंपल सेंटेंस के रूप में हो या मिक्स्ड सेंटेंस के रूप में हो, जटिल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में हो, आर्गुमेंट्स के रूप में हमें देखने को मिलता है कि एक तो सिंपल सेंटेंस होता है और एक आर्गुमेंट का रूप देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है वाक्यों को जो है दो भागों में बांटा गया है, एक सिंपल सेंटेंस के रूप में और एक जो है आपका जॉइंट सेंटेंस जो है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है संयुक्त वाक्य के रूप में। दो प्रकार के वाक्यों की बात हम करेंगे, एक साधारण वाक्य है और एक संयुक्त वाक्य। तो सबसे पहले हम देखें कि साधारण वाक्य किसे कहते हैं। साधारण वाक्य उन वाक्यों को कहा जाता है जिनका कोई अवयव न हो, जिनके कोई भाग न हो, जिनको विभाजित करना संभव नहीं है, उनको हम सिंपल सेंटेंस या साधारण वाक्य कहते हैं। जिनका पार्ट्स नहीं होता, जिनको दो भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, ऐसे वाक्यों को हम साधारण वाक्य कहेंगे, जिनके कोई अवयव नहीं पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने
उदाहरण लिखा चार्ली साहब है, चार्ली साहब है, इसको हम विभाजित नहीं कर सकते। जैसे राम ईमानदार है, एक सिंपल सेंटेंस है जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते। तो ऐसे वाक्य जिसके अवयव नहीं पाए जाते हैं, जिनके को विभाजित करना संभव नहीं होता है, वो जो है सिंपल सेंटेंस के रूप में या साधारण वाक्य के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे संयुक्त वाक्य के रूप में, जॉइंट सेंटेंस के रूप में। संयुक्त वाक्य उन वाक्यों को कहा जाता है जिनके अवयव पाए जाते हैं, जिनके पार्ट्स पाए जाएंगे, जिनको विभाजित किया जा सकता है, अर्थात एक से अधिक अवयव जिनके पाए जाते हैं उनको हम क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य कहेंगे। जिसमें अवयव नहीं पाया जाता वो साधारण वाक्य होगा, जिसमें अवयव पाए जाएंगे अर्थात जिनको विभाजित करना संभव होगा उनको हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। तात्पर्य एक से अधिक वाक्य उसमें जुड़े हुए हैं, हम उनको अलग अलग कर सकते हैं, जिनका विभाजन किया जा सकता है, ऐसे वाक्यों को हम क्या कह रहे हैं? संयुक्त वाक्य कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने लिया चार्ली साहब और सुंदर है, चार्ली साहब और सुंदर है, इसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, अर्थात ये अवयव के रूप में देखने को मिल रहा है, एक साहब है और दूसरा सुंदर है। तो चार्ली साहब और सुंदर है, इसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग चार्ली साहब है, दूसरा भाग चार्ली सुंदर है, दो भागों में विभाजित कर दिया। जैसे हम कहें कि राम ईमानदार और होशियार है, राम ईमानदार और होशियार है, तो हम क्या कर रहे हैं? दो भागों में विभाजित कर लिया, एक राम ईमानदार है, दूसरा सेंटेंस हम बना सकते हैं राम होशियार है। तो दो भागों में इसको विभाजित किया जा सकता है। जिन वाक्यों को एक से अधिक भागों में विभाजित किया जा सकता है, ऐसे वाक्यों को हम क्या कह रहे हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो सामान्य रूप से हमने जो है वाक्यों के संदर्भ में चर्चा की और वाक्य के रूप में दो भागों की चर्चा हमने की है, एक साधारण वाक्य और एक संयुक्त वाक्य। साधारण वाक्य का तात्पर्य क्या है? जिनका विभाजन करना संभव नहीं है, जिसके अवयव नहीं पाए जाते वो तो साधारण वाक्य है। जिसके अवयव पाए जाते हैं, जिसका विभाजन करना संभव होता है, वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। उसके बाद में हम सत्यता मूल्य की बात करेंगे। ट्रुथ वैल्यू जिसे हम कहते हैं, सत्यता मूल्य। इन वाक्यों का सत्यता मूल्य क्या होता है? प्रत्येक वाक्य का कोई ना कोई सत्यता मूल्य अवश्य होता है। जो भी आर्गुमेंट हमारा है, जो भी वाक्य है, जो भी सेंटेंस हमारा है, प्रत्येक वाक्य का कोई ना कोई मूल्य अवश्य होता है। वो मूल्य या तो क्या होगा? सत्य होगा या असत्य होगा। अर्थात प्रत्येक वाक्य का कोई ना कोई मूल्य होगा, सत्य मूल्य या असत्य मूल्य। इस वाक्य के मूल्य को हम जो है सत्यता मूल्य के नाम से जानते हैं। अर्थात वाक्य का मूल्य या तो सत्य होगा या असत्य होगा। जैसे हम कहें कि राम ईमानदार है, यह कथन या तो सत्य है या असत्य है। यदि ईमानदारी की कसौटी पर खरा उतर रहा है तो यह कथन हमारा सत्य हो गया, और ईमानदारी की कसौटी पर यदि वो खरा नहीं उतरता तो असत्य हो गया। जैसे मैं ये कहूं कि इस कमरे की दीवारें पीले रंग की है, इस कमरे की दीवारें पीले रंग की है। अब हम देख रहे हैं कि इस कमरे की जो दीवारें हैं वो पीले रंग की नहीं है, तो ये हमारा जो कथन था क्या हो गया? असत्य हो गया। अर्थात प्रत्येक कथन का मूल्य अवश्य होगा, और वो मूल्य कैसा होगा? या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, सत्य और असत्य के रूप में हमें देखने को मिलेगा। तो जो मूल्य को निर्धारित करते हैं, वाक्यों के मूल्य को निर्धारित करने का जो कार्य किया जाता है, उसे हम सत्यता मूल्य के नाम से जानते हैं। कथनों के मूल्य को निर्धारण करने का कार्य जो करेगा उसे हम सत्यता मूल्य के नाम से, ट्रुथ वैल्यू के नाम से जानते हैं। तो दो बातें क्लियर की हमने कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्यों का सत्यता मूल्य कैसा होता है। उसके बाद में करेंगे हम सत्यता फलन, ट्रूथ फंक्शन के संदर्भ में। सत्यता फलन क्या होता है उसके संदर्भ में देखेंगे। देखिए, फलन की अवधारणा जो तर्कशास्त्र में ली गई है वो गणित से ली गई है। गणित में फलन की अवधारणा को हम देखेंगे कि जैसे 2 + 2 = 4, 2 और 2 4 होते हैं, 2 + 2 बराबर कितने हो गए? 4 हो गए। उसी प्रकार से हम देखें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर किसके होता है? 2 समकोणों के बराबर होता है। ये गणित के अंतर्गत हम देख रहे हैं
कि 2 + 2 = 4, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना है? 2 समकोण है। तो यहां पर जो 4 जो आ रहा है वो किसका परिणाम आ रहा है? 2 और 2 का परिणाम आ रहा है। 2 और 2 का परिणाम या फल जो है वो क्या है? 4। 4 जो है 2 और 2 का परिणाम या फल है। उसी प्रकार से 2 समकोण क्या है? 3 जो कोणों का योग है उसका परिणाम या फल है। अर्थात उसके घटकों का, उसके अवयवों का संयुक्त जो परिणाम है, घटक या अवयव जो है उनका जो संयुक्त परिणाम है उसे ही हम फलन के रूप में जानते हैं। जैसा कि गणित में हमने देखा कि 4 आया वो 2 और 2 के योग के रूप में आया। 2 समकोण किसके द्वारा आए? त्रिभुज के तीनों कोणों के योग के रूप में आए। तो यहां पर जो है गणित की अवधारणा के द्वारा जो फल या परिणाम है उसको हम फलन के रूप में जान रहे हैं। उसी प्रकार से तर्क वाक्य में जो मिश्रित युक्ति है या जो संयुक्त वाक्य है वो अलग अलग घटक के रूप में है। उन सब घटकों का जो संयुक्त मूल्य आएगा, उन सब घटकों का जो संयुक्त मूल्य आएगा, उन संयुक्त मूल्यों को ही हम फल के रूप में देखेंगे, परिणाम के रूप में देखेंगे। उसे हम सत्यता फलन की अवधारणा के रूप में जानते हैं। संयुक्त मूल्य एक मिश्रित वाक्य है, उसके घटकों का अलग अलग मूल्य हो सकता है। किसी घटक का सत्य मूल्य हो सकता है, किसी घटक का असत्य मूल्य हो सकता है। उन दोनों का जो संयुक्त परिणाम निकल कर आएगा या फल निकल कर आएगा उसको हम क्या कह रहे हैं? सत्यता फलन के रूप में जानते हैं। जो मिश्रित प्रतिज्ञप्ति की बात हमने की, जैसा हमने एक सेंटेंस लिया कि चार्ली साफ और सुंदर है। इसी उदाहरण को हम देखें कि चार्ली साफ और सुंदर है। 2 कथन हमारे हैं, इनका मूल्य अलग अलग हो सकता है। चार्ली साफ हो सकता है, यह कथन सत्य हो। चार्ली सुंदर हो, यह कथन भी सत्य हो सकता है। इन दोनों का जो संयुक्त परिणाम आएगा वो सत्यता फलन होगा। चार्ली साफ ये कथन सत्य है, चार्ली सुंदर ये कथन असत्य है। इन दोनों का जो संयुक्त परिणाम आएगा उसे सत्यता फलन के रूप में जानेंगे। उसी प्रकार से हम कहें कि दीवार सफेद और पर्दे पीले हैं। दीवार सफेद और पर्दे पीले हैं। इन दोनों कथनों का मूल्य अलग अलग हो सकता है, परंतु इन दोनों का जो संयुक्त मूल्य आएगा उसको हम जो है फलन के रूप में जानेंगे, सत्यता फलन के रूप में जानते हैं। तो यहां पर जो है फलन की अवधारणा से जो तात्पर्य लिया गया है कि 2 मिश्रित प्रतिज्ञप्ति या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, बहुत सारी मिश्रित प्रतिज्ञप्ति हो सकती है, उनका जो संयुक्त मूल्य होगा उसे ही हम फलन के रूप में जानते हैं। तो यह प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र के अंतर्गत जो है 3 महत्वपूर्ण चीजों के बारे में, महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आपसे चर्चा की कि सबसे पहले वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य का निर्माण कैसे होता है, वाक्य का सत्यता मूल्य क्या होता है, सत्य होता है या असत्य होता है, उसका हम निर्धारण कैसे करेंगे, उसको सत्यता मूल्य के रूप में जाना जाता है। और उसके बाद में इन दोनों वाक्यों का जो मिश्रित प्रतिज्ञप्तियां हमारी है, तर्क वाक्य की जो मिश्रित प्रतिज्ञप्तियां हैं, उनका जो सामूहिक परिणाम है, उनका जो है संयुक्त जो मूल्य है, उसको हम जो है संयुक्त मूल्य को हम जो है सत्यता फलन के रूप में जानते हैं। तो सत्यता फलन संयोजन का जो आपका जो पहला लेसन है, सिंबॉलिक लॉजिक या प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र, उसके अंतर्गत सबसे पहले इन चीजों का ज्ञान हमें होना चाहिए कि वाक्य कितने प्रकार के होंगे, वाक्य का सत्यता मूल्य क्या होगा और सत्यता फलन क्या है। उसके बाद में हम उनके संयोजकों की बात करेंगे कि सत्यता फलन संयोजन के अंतर्गत किन किन मूल्यों को हम रखेंगे, कौन कौन से हमारे कनेक्टिव है, उन कनेक्टिव को आपका पहचान कैसे हम करेंगे, उन कनेक्टिव का मूल्य कैसे निर्धारित करेंगे, उन सब के संदर्भ में नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को नियमित रूप से देखें, क्योंकि आपको सिंबॉलिक लॉजिक जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो है तर्कशास्त्र के अंतर्गत है, निगमन के अंतर्गत जो सिंबॉलिक लॉजिक का है, वो आप लोगों को पढ़ाना प्रारंभ किया है। तो वो आप लोग तभी समझ पाओगे जब नियमित रूप से वीडियो देखोगे, क्योंकि यदि आपने एक वीडियो देखा और दूसरा वीडियो नहीं देखा तो तारतम्यता के अभाव में आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए तर्कशास्त्र के अंतर्गत आप लोगों को नियमित रूप से
जब आप वीडियो देखोगे तभी आप लोगों के कुछ समझ में आ सकता है। इसलिए आप लोग जो है नियमित रूप से उसका लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि वीडियो अवश्य देखें। जैसा प्राय देखने को मिल रहा है कि पार्ट सेकंड के विद्यार्थी बहुत ही कम जो है ऑनलाइन क्लासेज का रेस्पॉन्स दे रहे हैं। तो आप लोग जो है इस पर ध्यान दें। अब धीरे धीरे परीक्षाएं नजदीक आएगी, परीक्षा फॉर्म भी भरवाने की तैयारी कुछ समय के बाद में होगी। तो आप लोग जो है अब अपना अध्ययन जो है प्रारंभ कर देना चाहिए और उसको जो है गति देने के लिए जो है नियमित रूप से आप लोग समय का सदुपयोग करते हुए इन वीडियोज को अवश्य देखें और उनका लाभ उठाएं। धन्यवाद।